हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था बाजीराव वन और उनकी मृत्यु कैसे होती है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेशवा, दैट इज बालाजी बाजीराव से, एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो बाजीराव वन के मरने के बाद जो नेक्स्ट पेशवा आते हैं वो उनके सबसे बड़े बेटे बालाजी बाजीराव आते हैं। उनका टाइम पीरियड जो रहता है 1740 से 1761 तक ये पेशवा रहते हैं। तो जो बाजीराव वन का ड्रीम था हिंदू पदशाही का, वो फाइनली स्टैब्लिश हो जाता है बाय बालाजी बाजीराव। उनके बेटे के द्वारा स्टैब्लिश कर दिया जाता है, अचीव कर लिया जाता है। 1741 में मोहम्मद शाह जो कि मुगल एम्परर थे उस वक्त के, वो अपॉइंट कर देते हैं बालाजी बाजीराव को एज ए डेप्यूटी गवर्नर ऑफ मालवा, ताकि वो असिस्ट कर सके वहां के मुगल गवर्नर अहमद शाह को मालवा रीजन में। लेकिन मराठास कहाँ किसी के अंदर रहने वाले हैं, तो मराठास क्या करते हैं, पूरी तरह से मालवा का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लेते हैं और अहमद शाह को हटा देते हैं। अब मराठास यहाँ पे देखने को मिला कि जो बुंदेलखंड का इलाका था जहाँ पे बाजीराव ने फतह हासिल की थी और मस्तानी से शादी की थी, उसी बुंदेलखंड वाले इलाका को कैप्चर कर लेते हैं मराठास, पूरी टेरिटरीज, और बुंडेलाज उनसे खफा हो जाते हैं। जो जाट स्टेट ऑफ भरतपुर था जहाँ के राजा थे सूरजमल, इन्हें प्लेटो ऑफ इंडिया भी बोला जाता है सूरजमल को, इन्हें भी कंपेल कर दिया जाता है बाय द मराठास कि आप मुझे बहुत ज्यादा इंडेमनिटी पे करो। मराठास वहीं राजपूत स्टेट्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि सिंधियाज में। और सक्सेशन डिस्प्यूट्स जो होता है राजपूत में कि राजा के मरने के बाद कौन सक्सीड करेगा उनके बेटे में से, तो उसमें भी ये लोग इंटरफेयर कर रहे थे, बोलते थे पैसा दो, जो पैसा देगा उसको हम लोग फेवर करेंगे। ऐसा मराठास लोग इंटरफेयर कर रहे थे सारे स्टेट्स में। एक मराठा सरदार थे राघोजी भोसले। तो राघोजी भोसले क्या किए, बरार के मराठा सरदार, वो बंगाल इन्वेड करने चले गए और एक्सट्रैक्ट करने चौथ और सरदेश मुखी जो टैक्स था। पेशवा बीच में इंटरफेयर करता है और बंगाल को सपोर्ट कर देता है वहां के नवाब अलीवर्दी खान को अगेंस्ट राघोजी भोसले। अपने मराठा सरदार के अगेंस्ट ही चले गए पेशवा इन रिटर्न ऑफ मनी, क्योंकि अलीवर्दी खान पैसा दे दिए थे तुम्हारा पेशवा को और राघोजी भोसले से लड़वा दिए थे। तो छत्रपति साहू को यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ा इस मैटर में, और पेशवा को बोला गया कि वो उसे बंगाल से दूर ही रहना है। 1749 में राघोजी भोसले अपना एक मैसेंजर भास्कर पंत को भेजते बंगाल की चौथ और सरदेश मुखी बोलो बंगाल को मुझे देने। लेकिन अलीवर्दी खान जो वहां के नवाब होते हैं वो धोखे से भास्कर पंत को वहां मरवा देता है, उस मैसेंजर को। इसके कारण राघोजी भोसले काफी एनरेज्ड होते हैं, काफी गुस्सा होते हैं और बंगाल इन्वेड कर देते हैं 1751 में। बिहार एंड बंगाल वाला इलाका मराठास कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। अलीवर्दी खान को उड़ीसा वाला इलाका मराठास को देना होता है और वहां से 12 लाख रुपया पर ईयर मराठास को देना होगा एज चौथ फ्रॉम बिहार एंड बंगाल। उड़ीसा तो चला गया मराठास के हाथों में, प्लस बिहार एंड बंगाल से 12 लाख पर ईयर एज टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा मराठास को अली बाय बंगाल नवाब अलीवर्दी खान। 1754 में सफदर जंग मर चुके होते हैं और उनके बेटे शुजा-उद-दौला सक्सीड करते हैं अवध में। तो नए नवाब ऑफ अवध होते हैं शुजा-उद-दौला। मराठास अवध में भी जाके प्लंडर करते हैं और टेरिटरीज को कैप्चर करते हैं अवध का, और इस तरह जो शुजा-उद-दौला है वो भी एनिमी बन जाते हैं मराठास के। 1748 में अहमद शाह अब्दाली नामक जो नादिर शाह के साथ आया था, उसी का सक्सेसर था अहमद शाह अब्दाली। ये कैप्चर कर लेता है टेरिटरीज ऑफ पंजाब और अपने बेटे तिमूर शाह को वहां का गवर्नर बना देता है। 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पहुंचता है और वहां पे कुछ पावर चेंजेस करता है। मुगल वजीर को वो हटा देता है, उसका पावर सारा छीन लेता है जो कि इमद उल मुल्क था, और मीर बख्शी अपॉइंट करता है नजीब उद दौला को। सारा पावर वजीर का निकाल के नजीब उद दौला को दे देता है और उसे मीर बख्शी बना देता है, और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो मुगल एम्परर को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द मुगल वजीर। एक्चुअली मुगल वजीर बहुत हरास करते थे मुगल एम्परर को, इसीलिए उसे डिसएम्पावर करके अहमद शाह अब्दाली मीर बख्शी को अपॉइंट कर दिया एज नजीब उद दौला। तो नजीब उद दौला और उसका बेटा और भी हार्श और भी क्रूएल प्रूव होता है मुगल एम्परर को,
ये लोग रॉड लगा के, गरम रॉड लगा के मुगल एम्परर को मार देते थे, इस तरह किया करते थे। तो इमद उल मुल्क मैसेज भेजता है मराठास को कि आओ और मुगल एम्परर को बचा लो। मराठास अंडर ए लार्ज फोर्स अंडर मल्हार राव होलकर और रघुनाथ राव के अंदर दिल्ली पहुंचता है। यहाँ पे जाके मराठास दिल्ली में जो अफगान है उनको एक्सपेल कर देता है, उनको निकाल देता है, जैसे कि नजीबुद्दौला को दिल्ली से बाहर फेंक देता है, और वापस इमद उल मुल्क को बैक इंचार्ज बना देता है टू प्रोटेक्ट द मुगल एम्परर फ्रॉम एट्रोसिटीज। उसके बाद दिल्ली के बाद मराठास मूव करते हैं टुवर्ड्स पंजाब। पंजाब में जाके वो तिमूर शाह जो बेटा था अब्दाली का, उसको हरा देते हैं और उसे मार भी देते हैं। इस तरह अब्दाली फोर्सेस का एक्सपल्सन हो जाता है पंजाब से, पंजाब पे भी कैप्चर हो जाता है मराठास का। इसी वक्त कह सकते हैं हम लोग कि मराठास का जो टेरिटरीज है कटॉक से एटॉक तक पहुंच गया था, रिवर इंदस तक। मराठास यहाँ पंजाब में अदीना बेग नामक व्यक्ति को गवर्नर बनाते पंजाब का, और बोलते हैं कि आप मुझे 75 लाख पर ईयर एज ए टैक्स फ्रॉम पंजाब देना। वहीं एक स्मॉल मराठा आर्मी को भी छोड़ देते हैं पंजाब में अंडर दत्ताजी सिंधिया, और बाकी सारे मराठास वापस पूना आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बैटल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो अहमद शाह अब्दाली अब क्या था, बहुत गुस्सा था, एनरेज था, एनॉयड था, क्योंकि मराठास ने उनके उसके बेटे तिमूर शाह को मार दिया था। प्लस अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान के ऊपर रूल करने के लिए रिसोर्सेस फ्रॉम पंजाब चाहिए था। अफगानिस्तान बंजर इलाका है और पंजाब जो है हरियाली इलाका है, तो पंजाब का रिसोर्सेस काफी जरूरी था अफगानिस्तान के लिए। इनिशियली स्टार्टिंग में अब्दाली का मन नहीं था ये युद्ध लड़ने का मराठास के साथ, लेकिन उसे प्रोवोक किया जाता है बाय द पठान्स, और नजीबुद्दौला उसे प्रोवोक कर देता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, उन्हें बोलता है कि आपसे पंजाब छीन लिया गया, आपका बेटा को मार दिया गया बाय द मराठास और आप शांत रहिएगा, इस तरह उकसाया जाता है अब्दाली को। और अब्दाली फिर डिसाइड करता है ठीक है हम रिवर इंदस क्रॉस करते हैं, और वो रिवर इंदस क्रॉस कर जाता है बाय 1759 और वापस पंजाब कैप्चर कर लेता है बाय बुचरिंग द मराठास। पंजाब में जो मराठास थे उसे कत्लेआम मचा देता है वहां पे मराठास का, और पंजाब अपने हाथ में ले लेता है। तो वहां पे जो मिलिट्री आर्मी कमांडर मराठास के दत्ताजी सिंधिया थे और गवर्नर अदीना बेग दोनों मारे जाते हैं बाय अहमद शाह अब्दाली इन पंजाब। उसके बाद अब्दाली दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली जाके इमद उल मुल्क को हटा के वापस नजीबुद्दौला को सीट ऑफ वजीर पे बैठा देता है, और दिल्ली में बहुत सारा लूट और प्लंडर भी मचाता है, और अपना एक इंटरिम पोजीशन अपना गढ़ बना लेता है फील्ड ऑफ पानीपत में, जाके अपना कैंप वैम्प लगा लेता है कि मराठास के इंतजार में। मराठास भी अपना एक लार्ज फोर्स डिस्पैच कर देते हैं फॉर पानीपत, और 1 लाख लोग करीब करीब मराठा के फोर्सेस में होते हैं। अब्दाली के पास मात्र 45,000 फोर्सेस थे। मराठा स्टार्ट करते हैं ट्रैवलिंग फ्रॉम पूना, पूना से स्टार्ट करते हैं ट्रैवल। तो फॉर्मल कमांड इस आर्मी का, मराठास का आर्मी का, वो विश्वास राव के हाथ में था, जो कि सन ऑफ पेशवा बालाजी बाजीराव था और एक माइनर था, छोटा बच्चा था। लेकिन जो एक्चुअल कमांड था पूरा मराठा आर्मी का, दैट वाज अंडर सदाशिव भाऊ, ये नेफ्यू था पेशवा बालाजी बाजीराव का। लेकिन जो 1 लाख पीपल जो मराठास के साथ ट्रैवल कर रहे थे फॉर द फील्ड ऑफ पानीपत, इसमें केवल 50,000 ही वॉरियर्स थे। तो बाकी के 50,000 वीमेन, चिल्ड्रेन, मिस्ट्रेस, कीप, ग्रास कटर, ये लोग को साथ में लेके गए। मराठास ने यहाँ क्या गलती की कि उन्होंने अब्दाली के फोर्सेस के कैपेबिलिटीज, उनके पास कितनी क्षमता है उसका इंफॉर्मेशन नहीं लिया, मेजरमेंट नहीं किया। यहाँ पे यही भी हम लोग इन्फर कर सकते हैं कि बालाजी बाजीराव जो है अपने पिता के पॉलिसी का जस्ट उल्टा कर रहे थे, क्योंकि इस बार मराठास कैवेलरी के साथ नहीं, एलिफेंट्स और बहुत सारे हेवी तोप के साथ ट्रेवल कर रहे थे, जैसे कि मुगल स्टाइल ऑफ वॉरफेयर में। मराठा स्टाइल ऑफ वॉरफेयर नहीं अपनाए थे। और जो मराठास का आर्टिलरी का फोर्स था दैट वाज लेड बाय इब्राहिम खान गर्दी, एक इस्लामिस्ट उसको लीड कर रहा था आर्टिलरीज का। मल्हार राव होलकर वो एडवाइस करते हैं सदाशिव भाऊ को कि अपने साथ वीमेन, चिल्ड्रन, ये सबको मत ले जाओ, क्योंकि ये लोग बाद में हो सके बर्डन प्रूव हो आपके ऊपर। लेकिन सदाशिव भाऊ जो होते हैं वो सुनते नहीं मल्हार राव होलकर को, और उसे डांट के भगा देते हैं। वहीं सूरजमल, उसका भी सिम जो जाट स्टेट था, वो उसका
भी सिंपैथी जो मराठास के साथ ही थे, साइड में ही थे, वो भी आते हैं सूरजमल और एडवाइस करते हैं सदाशिव को कि आप ये मुगल स्टाइल ऑफ वॉरफेयर छोड़ो, हाथी-वाथी क्यों लेके जा रहे हो? आप गुरिल्ला वॉरफेयर जो बाजीराव का था टेक्निक और शिवाजी का टेक्निक था, उसी के ऊपर आओ। लेकिन ये एडवाइस भी सदाशिव भाऊ क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सूरजमल फिर एडवाइस करते हैं कि अभी कम से कम मत जाओ बैटल के लिए, क्योंकि थोड़े दिन बाद ही मॉनसून आ जाएगा और मॉनसून के बाद आप लोग लड़ने जाना। ऐसा क्यों बोलते सूरजमल? तो जो बैटल ऑफ पानीपत है, ये फील्ड खाली और चारों बगल थोड़े पहाड़ है और ये एक पास फील्ड है। तो यहाँ पे बारिश के दिन में पानी जमा हो जाएगा और बैटल तो होगा नहीं। अब पानी जमा होने के कारण यहाँ पे महामारी फैल जाएगा, जिसके कारण अब्दाली के फोर्सेस को जो है वापस अफगान जाना होगा। तब आप आना मराठा से और इन्हें पकड़ के बैटल में हरा देना। तो ऐसा सूरजमल का प्लान था। लेकिन ये जो एडवाइस था सूरजमल के द्वारा कि अभी बैटल पे मत जाओ, मॉनसून एंड के बाद जाना, जब अफगान्स जो है कॉम्पेल हो जाएंगे वापस जाने के लिए, तब तुम लोग आके पीछे से अटैक करना अफगान्स के ऊपर। ये एडवाइस भी सदाशिव भाऊ इग्नोर कर देते हैं सूरजमल का। फिर उसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं टुवर्ड्स द बैटल ऑफ पानीपत, फील्ड ऑफ पानीपत, तो एक जगह वो लोग अपना कैंप लगाते हैं। इस जगह का नाम होता है खांजुआ। मराठास अपना कैंप खांजुआ में लगाते हैं। जब वो लोग खांजुआ में कैंप लगाए होते हैं, तो अब्दाली एक प्रपोजल भेजते हैं मराठास को कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लो। लेकिन मराठास जो है ये कॉम्प्रोमाइज रिफ्यूज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं टू द फील्ड ऑफ पानीपत और अपना अपना पोजीशन दोनों फील्ड ऑफ पानीपत में ले लेते हैं मराठास और अब्दाली की फोर्सेस। अपना अपना पोजीशन लेने के बाद दोनों साइड को पता था कि जो भी बैटल शुरू करेगा वो डिसएडवांटेज में रहेगा, इसलिए दोनों साइड वेट कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने का इस बैटल में। आगे बढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि दोनों का फील्ड पोजीशन कैसा था बैटल ऑफ पानीपत में। स्टार्ट करते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1961 में होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फील्ड पोजीशन ऑफ मराठास एंड अब्दाली फोर्सेस। यहाँ पे ये जो साइड है, दिस इज मराठा कैंप एंड दिस साइड इज अब्दाली कैंप। दोनों अपना अपना कैंप लगा लेते हैं फील्ड ऑफ पानीपत। दिस इज फील्ड ऑफ पानीपत। ये जो ब्लैक कलर में है, ये एक गड्ढा है, इसको ट्रेंच कहते हैं। तो मराठास कैंप वाले ने यहाँ पे गड्ढा खोद दिया, ट्रेंच खोद दिया, ताकि इनकी फोर्सेस इधर नहीं आ पाए। तो इन्होंने भी यहाँ पे भी गड्ढा खोद दिया था, ट्रेंच बाय द अब्दाली फोर्सेस। तो इस तरह का कुछ शेप बनता है फील्ड का। ये जो ऑरेंज कलर में है, ये कैवेलरी था, घोड़सवार वाले सैनिक थे इस तरह घेरे हुए। ट्रेंच की साइड भी घोड़सवार थे अब्दाली के फोर्सेस में भी। ये जो ग्रे कलर में है, ये है हेवी आर्टिलरी। जो तोप वगैरह लेके ट्रेवल कर रहे थे मराठास, वो तोप यहाँ पे ट्रेंच के आगे मुंह पे लगा देते हैं। अब्दाली क्या करता है, यहाँ पे ऊंट लगाता है। ये जो येलो कलर में देख रहे हो, ये ऊंट है और ऊंट के ऊपर गन है जो कि मूव कर सकता है। सिविल गन्स कहते हैं उसे। तो ऊंट के ऊपर बंदूक है बस, और ये तोप है इसके सामने। और इस कैमल माउंटेड गन्स के पीछे अब्दाली की फोर्सेस और इस आर्टिलरीज के पीछे मराठास की फोर्सेस। ये जो रेड कलर में देख रहे हो, ये रिजर्व्ड कैवेलरी फोर्सेस था अब्दाली का। ये डेडलिएस्ट कैवेलरी माना जाता था। ये रिजर्व में अब्दाली रखे थे। वही मराठास कुछ भी रिजर्व में फोर्स नहीं रखे थे। तो ये थोड़ा फील्ड पोजीशन था पानीपत का। आगे देखते हैं क्या क्या प्रोसीडिंग्स होता है। अब अब्दाली कैंप जो था, ये काफी ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड था देन मराठास। कैसे? याद करो, जब बाजीराव लड़ने जाते थे तो वो सप्लाई कट कर देते थे, सरप्राइज एलिमेंट रखते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाते थे। लेकिन इस बार मराठास जो है अब्दाली का सप्लाई कट नहीं करते हैं, वहीं मराठास का सप्लाई कट कर देते हैं उल्टा अब्दाली फ्रॉम पूना। तो अब्दाली का तो सप्लाई कट नहीं हुआ, लेकिन मराठा का सप्लाई कट हो चुका था बाय अब्दाली। अब्दाली को रेगुलर सप्लाई भी मिल रहा था ऑफ फूड फ्रॉम अवध एंड मुगल्स, क्योंकि अवध और मुगल्स और राजपूत से तो दुश्मनी कर लिए थे सदाशिव भाऊ और मराठास बालाजी बाजीराव ये लोग। और मराठास के पास उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं कलेक्ट किया था कि अब्दाली के कैंप में क्या क्या है, और उनके रिजर्व फोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था मराठास को।
मराठास कह सकते हैं यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और अपने पावर के कारण एरोगेंट भी हो गए थे, नशे में चूर थे। जो मराठास थे उन्होंने अब्दाली का तो सप्लाई कट नहीं किया और न ही रिजर्व फोर्स रखा लाइक अब्दालीज। इसी बीच क्या होता है, मॉनसून आ जाता है फील्ड में और फिर यहाँ पे फेमीन हो जाता है मराठास के कैंप में, क्योंकि यहाँ पे तो सप्लाई था ही नहीं फूड मेडिसिन ये सब चीज का। तो महामारी फैल जाता है मराठास के कैंप में और एक पोजीशन ऑफ डिसएडवांटेज पे पहुंच जाते हैं तुम्हारे मराठास। फिर भी अब्दाली एक डेलीगेशन, एक ग्रुप ऑफ पीपल भेजता है कि चलो मेडिएट करते हैं बिटवीन मराठास एंड अब्दाली। अब्दाली बोलता है कि मुझे सिर्फ पंजाब दे दो और मैं ये युद्ध नहीं चाहता, बट मराठास रिफ्यूज कर देते हैं। फिर अब्दाली बोलता है ठीक है पंजाब मत दो, मुझे सिर्फ एक जगह पेशावर दे दो, मुझे युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन मराठास इसे भी रिफ्यूज कर देते हैं अब्दाली ऑफर। और इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है अब्दाली के पास भी, ना ही मराठास के पास, रेदर देन टू गो फॉर फाइट। अब जो पीपल थे तुम्हारे मराठास के कैंप में, वुमेन चिल्ड्रन, ये लोग भूख से और बीमारी से मरने लगे थे। तो ग्रुप ऑफ मराठास क्या हुए, इम्पेशेंट हो गया, वो थक गए थे और पहुंचते हैं सदाशिव भाव के कैंप में। उन्हें कन्विंस कर देते हैं कि चलो अब अटैक करते हैं, बहुत हो गया, जो होगा सो देखा जाएगा। तो मराठास कैंप से निकलते हैं और अपना जो आर्टिलरीज, अपना तोप फायर करना स्टार्ट कर देते हैं अब्दाली के कैंप पे। जिसके कारण क्या होता है, इतना तोप से वॉर होता है तुम्हारा अब्दाली के फोर्स पे कि अब्दाली का फोर्स को बैकफुट पे जाना होता है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था तोप के आगे। उनके पास तो सिर्फ सिविल गन्स थे कैमल पे, तो तोप का सामना कैसे करेंगे अब्दाली। मराठा उसको लगा कि वो लोग अब जीतने ही वाले हैं कुछ समय में। इसी बीच फील्ड में जो विश्वास राव थे, जो इसके अंदर फॉर्मल कमांड था, और बालाजी बाजीराव के बेटे थे विश्वास राव, ये गिर जाते हैं हाथी से। कोई उनके ऊपर एरो छोड़ता है तो वो बचने के लिए हाथी से कूद जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इसे देखकर जो सदाशिव था वो भी एलिफेंट से नीचे आता है और चला जाता है विश्वास राव को देखने। तो मराठास के जितने भी कैवेलरी और आर्मी थी, वो अपने लीडर को नहीं देख रही थी उसके सीट पे। तो उनकी आर्मी को लगा कि जो उनका कमांडर है विश्वास राव और सदाशिव, वो मारे गए हैं इस बैटल फील्ड में। और मराठा फोर्सेस ये देखने के साथ ही अपना अपना आर्म्स जो है वो जमीन पे रख देती। जैसे ही वो लोग जमीन पे अपना आर्म्स रखती है, अफगान क्या करती है, अपना जो रिजर्व कैवेलरी है, जो कि डेडलिएस्ट कैवेलरी माना जाता था उस वक्त एशिया का, उसे एलार्म कर देती है। वो फील्ड में आती है रिजर्व कैवेलरी और सारे मराठास का कत्लेआम बूचर कर देती है। करीब करीब 75,000 मराठास यहाँ पे मारे जाते हैं। मल्हार राव होलकर और रघुनाथ राव दोनों मैनेज कर लेते हैं भागने से, बैटल ऑफ पानीपत से दोनों निकल लेते हैं। वहीं सदाशिव, विश्वास राव और शमशेर बहादुर जो मस्तानी का बेटा था, ये लोग मारे जाते हैं बैटल फील्ड। ये खबर जैसे ही पहुंचता है तुम्हारा बालाजी बाजीराव के पास कि वो लोग बैटल हार चुके हैं और इनका बेटा सदाशिव ये लोग मारे जा चुके हैं, बालाजी बाजीराव बेड रिडन हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, आउट ऑफ ग्रीव, दुख में वो मर जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि जो द बैटल ऑफ पानीपत था, यह डिड नॉट डिसाइडेड हु विल रूल ओवर इंडिया। ये यह डिसाइड नहीं किया कि कौन रूल करेगा इंडिया पे, लेकिन यह सर्टेनली ये डिसाइड कर दिया कि इंडिया पे रूल कौन नहीं करेगा। एंड हियर एंड्स द बैटल ऑफ पानीपत। और आज का लेक्चर यहीं पे छोड़ेंगे, छोटा सा ही, क्योंकि कल स्टार्ट करेंगे एंग्लो मराठा राइवलरी। कल इंग्लिश और मराठा के बीच में देखेंगे। तो अगर कोई डाउट हो तो you can comment, otherwise I'm ending the class. Thank you.